एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा अगर पड़ोसी की नीयत खराब हो, अच्छा इंसान ना हो, तो हमारी भी महिमा जो है घट जाती है। मतलब रावण के कारण समुद्र की महिमा घट गई। तो हम ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है पहलगाम में जो घटना हुई थी, हमारे जो टूरिस्ट हैं, राइट, उन पर हमला किया गया था। तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। और चूंकि जब किसी की नियति खराब होती है तो फिर हमें सबक सिखाना ही होता है। और ये भारत के सामने आज की समस्या नहीं है, दशकों से समस्या है, और वो है आतंकवाद। हम बात ये कहना चाहेंगे कि भारत की अगर हम विदेश नीति की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो भारत की जो विदेश नीति रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है, वो हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की रही है, पड़ोसी पहले। और भारत ने हमेशा प्रयास किया है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाए और अच्छे रिलेशन हो, हम भी प्रोग्रेस करें, आप भी प्रोग्रेस करें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब आपकी नियति खराब है, आप चाहते ही नहीं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन शुरू से ही अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ है, पाकिस्तान का जो बर्थ हुआ है, वो हेट के बेसिस पे हुआ, घृणा के बेसिस पे हुआ, राइट। उसका जो आधार रहा है हमेशा भारत विरोधी गतिविधियां, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट काम करना, ये स्टार्टिंग से ही रहा है। हमारी कई सरकारों ने प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों को स्टैब्लिश किया जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ? कारगिल वॉर हुआ। आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत ने सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जिनके साथ कह सकते हैं युद्ध लड़े। एक उसमें चीन है 1962 में, और पाकिस्तान के साथ हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है वॉर की, वो 1947 से ही स्टार्ट हो गई। 1947 में वॉर हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये कबायलियों का जो हमला था जम्मू एंड कश्मीर पर, उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में मिलने का, कह सकते हैं कि भारत में वो विलय हुआ जम्मू एंड कश्मीर का। और साथ ही साथ जो है फिर भारत ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा की। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 1965 के बाद फिर 1971 में वॉर हुआ, और 1971 में बांग्लादेश का जो है अस्तित्व या एग्जिस्टेंस आया। फिर कारगिल का वॉर होता है, उरी, पुलवामा, ठीक है, उसके बाद आपका पहलगाम। तो ये आप देखेंगे, जो पाकिस्तान का इतिहास देखेंगे, वो लगातार जो है भारत विरोधी गतिविधियां, इंडिया के अगेंस्ट काम करना, भारत में आतंकवाद फैलाना, ये हमेशा से ही देखा गया है। अब सवाल ये है कि जब भारत ने ये सारी समस्याएं देखी, इंडिया ने दशकों तक आतंकवाद को झेला, और हमने हमेशा जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी या इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी बात को रखा, लेकिन उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम अमेरिका की बात करें तो जैसे कि पता है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है इंटरव्यू में, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कई दशकों से हम ब्रिटेन और अमेरिका के कहने पर आतंकवाद का जो गंदा काम है वो हम करते आए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पॉलिसीज स्टार्टिंग में थी वो भारत के विरुद्ध
पाकिस्तान को सपोर्ट करने की थी। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो दर्द होता है ये हम ही समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में जब आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद अमेरिका का जो आतंकवाद के प्रति सोचने का जो नजरिया है वो बदलता है। उसको ये समझ में आता है कि आखिर आतंकवाद होता क्या है। क्योंकि डेफिनेशन है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। अगर वो दुश्मन के साथ हो रहा है तो वो गुड टेररिज्म है, अपने साथ हो रहा है तो बैड टेररिज्म है। तो ये जो डेफिनेशन है, राइट, ये जो आतंकवाद की जो परिभाषा है, जो जो देखने का नजरिया है, वो अलग अलग है। और भारत ने हमेशा आतंकवाद विरोधी जो मुहिम है, वो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह जो है इस बात को उठाया है और हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके भारत को हमेशा जो है आइसोलेट किया है और कहा है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक आपसे कोई बातचीत नहीं होगी, जब तक आपसे कोई रिलेशन नहीं होगे, जब तक आतंकवाद की पॉलिसीज को आप लेके चलेंगे। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा देता है और भारत में जो है उस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, क्या उसके पीछे कारण है। तो देखिए, सबसे पहले तो उसका निशाना जो है हमेशा भारत के ऊपर रहा है। हमेशा वो चाहता है कि भारत तरक्की न करे, प्रोग्रेस न करे। और मैं आपसे कहूंगा कि सच पूछे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं, पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं। अब आप सोचेंगे सर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इसका क्या मतलब है। देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो आर्मी है, हमारी सेना है, वो डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है, राइट। और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ये सब जो है डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज का। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो यही निर्णय जो है वो आर्मी लेती है। आर्मी वहां ताकतवर है, राइट, वहां पे आर्मी को ज्यादा पावर है और चूंकि आर्मी के इशारे पर जो है वो गवर्नमेंट चलती है। वहां की सरकार काफी कमजोर है। अब देखिए, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, वो जेल में। सोचिए, अब पाकिस्तान में खुद की आंतरिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्याओं से पाकिस्तान इस समय गुजर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान के बिल्कुल अच्छे नहीं है। पाकिस्तान कर्जा लेके काम चलाता है, आईएमएफ से है, आईएमएफ से उसको पैसा मिलता है, तब वो अपना घर चलाता है। चीन से जो है, चीन ने काफी निवेश किया हुआ है। आपको जैसे कि पता होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो पाकिस्तान से होके निकलता है और ग्वादर जो पोर्ट है वहां जो है ये लिंक होता है। तो चाइना ने चूंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और पाकिस्तान हमेशा जो है चाइना के इशारे पे काम करता है और चाइना जो है चूंकि पाकिस्तान में निवेश किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तान और चाइना की जो है काफी बनती है और चाइना उसकी मदद करता भी रहता है। अभी ये जो इंसिडेंट हुआ हमारे यहाँ जो पहलगाम का, तभी ये समस्या जब यूनाइटेड नेशंस में गई, राइट, यूनाइटेड नेशंस में जब इस मुद्दे पर बात उठी तो ऐसे में जो स्टेटमेंट है उसको सॉफ्ट किया गया, कमजोर किया गया चीन के द्वारा। और चूंकि पाकिस्तान इसमें अस्थाई मेंबर है, अस्थाई सदस्य है, तो ये दोनों ने मिलकर जो है हमेशा भारत विरोधी जो है वो काम किया। तो मैं यहाँ पे आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं। पाकिस्तान की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जो एक जगह है जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान जो एरिया है पाकिस्तान का, वो खुद जो है एक सेपरेट एक देश बनाना चाहते हैं, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान की जो गतिविधियां हैं उससे खुद जो है पाकिस्तान परेशान है, उसकी जो आंतरिक समस्या है, क्योंकि बलूचिस्तान
लिबरेशन आर्मी वो हमेशा जो है पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करती रहती है। तो ऐसे में अभी आपने इंसिडेंट सुना होगा, जो जफर एक्सप्रेस है उसको किडनैप कर लिया था, उसको हाईजैक कर लिया था। तो पाकिस्तान की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तालिबान के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं है। जब तालिबान सत्ता में आया था तो पाकिस्तान के जो सरकार है वो काफी खुश हो रही थी कि चलो बहुत अच्छा हुआ, अब हम पाकिस्तान और तालिबान मिलके जो है हम आगे बढ़ेंगे, भारत दोस्त है और हम भाई भाई हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि तालिबान के और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। इवन ईरान के और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। भारत के साथ तो है ही नहीं, वो तो आपको पता ही है। तो ये मैंने सिचुएशन आपको पाकिस्तान की बताई। और भारत में आप देखेंगे कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। और आपको याद होगा कि 1971 में जो वॉर हुआ था बांग्लादेश जिसमें आजाद हुआ था, तो उनके हमने 93,000 सोल्जर को जो है वो पकड़ लिया था। और 93,000 जो सोल्जर हैं वो हमारे कब्जे में थे। जुल्फ अली कार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में एक समझौता होता है जिसे हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। और जो शिमला एग्रीमेंट होता है उस शिमला एग्रीमेंट में यह डिसाइड किया जाता है, देखिए पाकिस्तान की मजबूरी थी, पाकिस्तान समस्या में था, प्रॉब्लम में था। तो पाकिस्तान ये चाहता था किसी तरीके से हमारी बात बन जाए। तो ऐसे में शिमला समझौते में एग्रीमेंट में यह डिसाइड किया गया कि हमारे जो दोनों के डिस्प्यूट हैं उन दोनों डिस्प्यूटों को हम आपस में बैठ के रिजॉल्व करें, आपस में बैठ के सॉल्व करें और किसी भी थर्ड पार्टी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम आपस में ही मुद्दा सुलझाएंगे, थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा शिमला समझौते का उल्लंघन किया, वायलेशन किया। हमेशा पाकिस्तान किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके कश्मीर का मुद्दा उठा देता था, यूनाइटेड नेशंस में, जबकि उसने शिमला समझौते को हमेशा से ही वायलेट किया है, उसके प्रोविजन को, उसके प्रावधानों को। आज पाकिस्तान कहता है कि हमने शिमला समझौते को जो है वो हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। अरे करो कैंसिल, क्या फर्क पड़ता है। भारत जो है इवन शिमला समझौते में जो तय किया गया था कि हम बातचीत से चीजों को सुलझाएंगे, तो आप तो वैसे ही शिमला समझौते को नहीं मान रहे हैं। अगर आप कैंसिल भी करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने का। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि जो कश्मीर है, एक्चुअली कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशंस में गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में गया था। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गया था तो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो भारत का जो कश्मीर है अपना, वैसे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही है, लेकिन चूंकि एक सीज फायर हुआ था, एक समझौता हुआ था कि जहां पे जो है वो वहीं पे स्टैंड करेगा, और उस लाइन को कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है जहां की पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई इधर पाकिस्तान इधर इंडिया है। लेकिन जो एलओसी है, एलओसी को हम ये मान के चलते हैं कि पीओके भी आज हमारा ही है। अब सवाल यहां पे ये है, हम धीरे धीरे लास्ट में सारी चीजें आपको समझाएंगे। हम एक एक पॉइंट को जो है आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि ये जो टेररिज्म की घटना है, आतंकवाद की जो घटना है, जो लगातार पाकिस्तान करता रहा है, तो भारत ने हमेशा क्या किया है, भारत ने हमेशा जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने, आपको पता होगा, पहले बालाकोट स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था पहले भी भारत ने। और उसके बाद आप देखेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक
जिस तरीके से हुई, लेकिन पाकिस्तान आज भी उस नीति को, आतंकवाद की जो नीति है, आतंकवाद की जो पॉलिसी है, उसको अभी भी नहीं छोड़ा। तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि वहां पाकिस्तान में जो आर्मी है वो हमेशा डोमिनेट करना चाहती है। वहां की जनता के सामने इतनी परेशानियां हैं, महंगाई है, इतनी सारी प्रॉब्लम में फंसे हुए वो लोग, गरीबी है, पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है। वहां के जो कह सकते हैं बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको आतंकवादी बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी हमेशा ये चाहती है कि हम देश को कंट्रोल करें और गवर्न करें। और जब जब पाकिस्तान की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो हमेशा पाकिस्तान एक ऐसा चीज ट्राई करता है कि जिससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ये लोग दूसरी तरफ सोचने लगे। तो यही है कि उन्होंने जो है हमला किया। और सवाल यहां पे ये है कि आप देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, वहां पे पूरे देश से टूरिस्ट वहां जाने लगे, और एक विकास की जो नदी है, विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो बढ़ने लगा। टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन का जो क्षेत्र है, वो तेजी से बढ़ रहा था। तो पाकिस्तान का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों उसने ये हमला किया? उसके पीछे उसका उद्देश्य था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाए, उसके इकोनॉमी को कोलैप्स किया जाए। तो सीधी सी बात है, जब लोग डरेंगे तो लोग फिर कश्मीर नहीं जाएंगे। तो एक तो उनका ये टारगेट है। तो हम भारतीयों को करना क्या चाहिए? हम भारतीयों को ये करना चाहिए कि हम कश्मीर खूब घूमने जाएं, बल्कि और जगह प्लान कर रहे हैं तो कश्मीर चले जाएं। तो इससे आतंकवादियों को एक सबक मिलेगा कि हम डरते नहीं हैं। दूसरा, वो ये चाहते थे कि चूंकि धर्म को पूछ के उन्होंने जो है गोली मारी, लोगों को मारा, तो उनका ऑब्जेक्ट ये था कि भारत में हिंदू और मुसलमान, तो भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच क्या हो, झगड़ा हो जाए, कम्युनल वायलेंस हो जाए। ये उनका टारगेट था, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो टारगेट है उनका पूरा नहीं हो पाया। पूरा भारत एक रहा। इवन कश्मीर में लोग बाहर निकल के आए और लोगों ने इस आतंकवादी घटना को कंडेम किया, निंदा की, आंदोलन हुए, और जनता जो है एक तरीके से पहली बार कश्मीर की जनता एक मत से आतंकवाद के विरोध में खड़ी हुई। आज सब भारतीय एक है, राइट? और हमें जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये आतंकवादी हमला थोपा गया, अब सवाल यहां पे ये है कि भारत के सामने, भारत एक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, भारत में कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि हम साइंस के फील्ड में, हमारा जो इसरो है वो एक डेवलपमेंट करता जा रहा है। नए नए आप देखेंगे हमारा नए नए मिशन है, गगनयान मिशन है, स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी है। हम मतलब साइंस की फील्ड में, हर फील्ड में, साइंस हो चाहे वो डिफेंस हो, हम हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि हमारा एक सपना ये है कि हम 2047 तक, 2047 तक हम एक डेवलप कंट्री बनने वाले हैं, एक विकसित राष्ट्र बनने वाली है, हमारा सपना है। और सोचिए आप कि जिस सपने को हम पूरा करने जा रहे हैं, हम साकार करने जा रहे हैं, हम अपना विकास कर रहे हैं, राइट? हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ भी हम अच्छे से रहें। हम उस देश से हैं जहां पर बुद्ध की धरती है। हम उस देश से हैं जहां पे हम लड़ाई करना कभी पसंद नहीं करते हैं। हमारे आर्टिकल 51 में, ठीक है, आर्टिकल 51 की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी शांति की बात की गई, पीस की बात की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रावधान है।
और हमारी सरकारें भी जो है, हमेशा आज तक हमने कभी किसी के साथ युद्ध नहीं किया है। युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है, हमने कभी किसी के साथ वॉर नहीं किया। लेकिन जब जब बात आ जाती है, हमारे अस्तित्व की आ जाती है, हमारे एग्जिस्टेंस की आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब सवाल यहां पे यही है कि देशों का जो नजरिया है, अब चूंकि ये जो घटना हुई, ये जो अनहोनी हो गई, इसमें हमारे नागरिकों को जिस तरीके से मारा गया, एक क्रूर कह सकते हैं जो हत्याएं हुई जिस प्रकार से, तो पूरे देश में एक तरीके से आक्रोश हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं हम भारतीय सब ये चाहते थे कि अच्छे से इस बार सबक सिखाया जाए, कि उनकी नानी की नानी भी याद करे कि ऐसी घटना दोबारा से नहीं होनी चाहिए। सरकार भी हमारी काफी मंथन कर रही थी, काफी विचार कर रही थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे युद्ध होना चाहिए, वॉर होना चाहिए, तोड़ दो फोड़ दो, इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन देखिए, किसी भी देश को कहाँ लेके जाना है, हमें क्या डिसीजन लेने हैं, जो उसमें कभी होश नहीं खोना है। हमारी जो सरकार है बहुत मैच्योर है, हमारी डिप्लोमेसी काफ़ी मैच्योर है, हम चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही सेना, सभी लोग एक मंथन चल रहा था कि क्या किया जाए। अब देखिए, सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी लड़ाई जब लड़ी जाती है तो वो अकेले नहीं लड़ी जाती, हमेशा ध्यान रखिएगा। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना होता है। देखिए, भारत एक सॉवरेन कंट्री है, इंडिया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ये हमने आज तक यही किया है। हमने कभी भी किसी के दबाव में आके जो है कभी भी निर्णय नहीं लिया। हम अपने डिसीजन खुद ब खुद लेते हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का मामला हो, चाहे रशिया से तेल खरीदने का मामला हो, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग का मामला हो, चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन के मामले में हो। तो हम, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या अच्छा है, हम उस नेशनल इंटरेस्ट को ही फोकस करते हैं। और कभी भी ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि राष्ट्रीय हित क्या है आपका। राष्ट्रीय हित से बड़ा कुछ नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्या युद्ध लड़ा जाए? देखिए, पाकिस्तान 4-5 दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। उनकी प्रॉब्लम से इतनी है, वो भिखारी देश है, और नंगे का झंगा बहुत बुरा होता है भाई। उसके पास क्या है? उसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या खोएगा? उसके पास तो पहले से ही कुछ नहीं है। तो ये समझदारी ये कहती है कि उसको सबक सिखाया जाए, लेकिन हम किसी युद्ध में पड़ेंगे वो ठीक नहीं। इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि कई कह सकते हैं कि मेरा मानना अपना ये है, युद्ध तब लड़ा जा सकता है जब हमारे अस्तित्व की बात हो, हमारे एग्जिस्टेंस की बात हो, या हमारे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग रहा हो, तब हम युद्ध लड़ सकते हैं। अदरवाइज हमें हमेशा युद्ध को अवॉइड करना चाहिए। हमें बहुत सारे रास्ते हैं जिनको हम निकाल के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, और सरकार ने भी वही किया, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अब देखिए, युद्ध तो शुरू किया जा सकता है, लेकिन समाप्त करना अपने ऊपर नहीं होता है। और युद्ध में आप देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला इतने दिन, क्या हुआ? अमेरिका के मजे आ गए, अमेरिका ने यूक्रेन से मिनरल डील करवा लिया, फायदा तो हुआ। मतलब दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा लेता है। आप समझ लीजिए, अगर आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, तो ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति जो है अपना ही इंटरेस्ट देखता है, हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है, वो वही बात करता है जो उसको अच्छा लगता है, ये जो उसके लिए सही है। तो हम जो डिसीजन लेंगे
वो अपने, हमारी शक्ति क्या है, हमारे खुद के डिसीजन क्या है, हमारे खुद के निर्णय क्या है, बात यहां पे इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने खुद डिसीजन लिया, भारत ने सोचा हमको क्या करना चाहिए। काफी मीडिया चैनल पे बात चल रही थी, सरकार को इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं किया, क्या होगा, सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं होता है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लिए जाते। हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि देश की जो जनता चाहती है वही होगा। अब देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता ये चाहती है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। किसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए? देखिए, आप समझिए इस बात को, मैं आप यहां क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आम जनता के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो हमारी लड़ाई किसके खिलाफ? हमारी लड़ाई टेररिज्म के अगेंस्ट है, आतंकवाद के खिलाफ। ये बात समझ लीजिए आप। पाकिस्तान में जो आतंकवाद की घटना पाकिस्तान के द्वारा जो हो रही है, और हमने कई बार पाकिस्तान को बोला कि भाई ये आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, कि टेररिज्म को जो आप स्पॉन्सर करते हैं, जो आपने फैक्ट्री बनाई हुई है और लगातार जो है आप कुछ कांड करते जाते हैं, आपने मुंबई में किया, ये घटिया जो घटिया हरकतें हैं, ये गंदी हरकतें हैं आपकी, बंद करो आप। तो पाकिस्तान हमेशा जो है उसको जितना भी पैसा मिला है उसने आतंकवाद के लिए खर्च किया है। भारत ने इस चीज को हमेशा उठाया। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि भारत ने, देखो, सेल्फ डिफेंस का हर देश को एक अधिकार है। अब सवाल ये है कि भारतीय महिलाएं सिंदूर लगाती है, और सिंदूर जो होता है वो एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी इज्जत है। महिलाएं जो है एक प्रतीक है, वो सिंबल है। हमारे जो पति हैं, जो पति पत्नी का जो संबंध है, वो सिंदूर में झलकता है। आप सोचिए कि भारत में इतनी महिलाओं को उनके पति को मार दिया गया, तो बात किसकी है? बात सिंदूर की है। तो भारत ने कहा हम तुमको सबक सिखाएंगे बेटा, तुमको छोड़ने वाले नहीं है, तुम कहीं भी चले जाओ। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ये महिलाओं के अस्तित्व का सवाल है, हमें सबक सिखाना है। हमने ऑपरेशन सिंदूर, जो भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन था। ये 7 मई को रात को 1:05 पे स्टार्ट किया गया। 1:04 या 5 ऐसा कुछ है, और ये 25 मिनट तक चला। हमने मिसाइल अटैक किए, एयर स्ट्राइक किया राफेल के द्वारा, और जो एयर स्ट्राइक हमने किया, अब आप समझ लीजिए इस बात को, भारत सरकार ने क्लियर कट बोला है कि हमने किसी भी नागरिक को हताहत नहीं किया है। हमारे नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, हमने नागरिकों के खिलाफ कुछ नहीं किया, हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। दूसरा, हमने किसी सेना के किसी प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया है, हमने अटैक किया है आतंकवाद के अगेंस्ट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और आतंकवाद की जो घटनाएं होती हैं, आप देखेंगे आतंकवाद की जो घटनाएं होती हैं, वो अगर आप देखेंगे तो ये कुछ आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं
आपको बता देता हूं। तो भारत ने बहुत सारे जो जगह हैं, जैसे कि पीओके में भारत ने अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया। पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर में किया। और हमने आतंकवाद की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उनके बुनियादी ढांचे हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती है, जहां पे वो प्रशिक्षित किए जाते हैं, वहां पे हमने अटैक किया। एक तो पीओके में किया, और पीओके के साथ हमने जो है कह सकते हैं जैसे मोहम्मद है, जैसे मोहम्मद के अलावा जो है और भी बहुत सारे संगठन हैं जो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसे मोहम्मद है। और वहां पर जो ये जो घटनाएं की गई, इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हमने अटैक किया है। उसमें हम देखेंगे मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। कोटली में हमने किए, उसके बाद बरनाला में किए हमने, सियालकोट में किए, उसके बाद मुरीद के में किए, सरजल में किए और बहावलपुर में किए। ये सारी जगह हमने जो है वो 9 जगह पर हमने स्ट्राइक किया, और हमने वो आतंकवाद की जो जड़ें थी, ठीक है, उनको हमने क्या किया, हमने उनको ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कहने का मतलब है कि भारत ने ये चीज दिखाई, भारत ने ये चीज बताई कि जो भी आतंकवाद से संबंधित जो भी टेररिस्ट कैंप हैं, उन टेररिस्ट कैंप को हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और भारत ने इस सबको मैसेज दे दिया कि देखिए, आतंकवाद को हम नहीं सहने वाले। और आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से हमको धमकी मिल रही थी लगातार, हम परमाणु बम कर देंगे, परमाणु बम का हमला कर देंगे, हमारे पास परमाणु बम है। अरे भैया, परमाणु बम तुम्हारे पास है तो क्या धमकी दे रहे हो? तुम्हारे पास परमाणु बम है तो क्या भारत के पास परमाणु बम नहीं है? क्या भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है? भारत तो तुमको सफाया कर देगा, पता भी नहीं चलेगा पाकिस्तान कहां पे है, वो मैप में भी नहीं दिखेंगे आप। तो इसलिए धमकी देना, आखिर हम कब तक उन धमकियों में जिएंगे? धमकियों या डर के साए में हम कब तक जिएंगे? दुश्मन को हमें मुंह तोड़ जवाब देना होता है। हमारा जो ये हमने क्या किया, हमने लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया है, लोगों को न्याय, अपना बदला लिया है हमने। और एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से धमकियां दे रहा था, और पाकिस्तान अब भीगी बिल्ली बन गया है। जब उसने ये हालात देखे तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई, इस्लामाबाद इज रेडी टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट इफ इंडिया बैक्स डाउन। ऐसे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अगर भारत कुछ नहीं करता है, भारत अगर इस चीज को रोक देता है, तो हम भी मामला शांत करने को तैयार है। अरे भैया, ये तुम्हारी बुद्धि में पहले नहीं आ रहा था क्या? ठीक है, क्यों अपनी मजाक उड़ाते हो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन, जब हम किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, तो खासकर पाकिस्तान की जो समस्या है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें साथ में लेके चलना पड़ता है। हमने पहले से ही सभी को विश्वास में लिया था, चाहे वो रूस हो। इजराइल ने तो कहा था भैया हमारा तो फुल सपोर्ट है, तुम टेंशन मत लो, तुम तो बस धुआं धड़ाक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि इजराइल की प्रॉब्लम क्या है, हमास का प्रॉब्लम आपको पता है। इजराइल अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इजराइल ने कहा भैया करो। चीन बोल रहा है कि पाकिस्तान से साथ, ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जग जाहिर है कि टर्की सपोर्ट करता है। टर्की को हमने, जब वहां अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, तो हमने उसको हेल्प किया था, सोचो आप। और वही टर्की जो है हमें जम्मू एंड कश्मीर के मामले में हमारा विरोध करता है, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। अजरबैजान देखो आप, एक छोटा सा देश,
वो भी पाकिस्तान को बोल रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आतंकवाद के मामले पे आप साथ हो, किसी अच्छे मामले पे साथ होते तो शायद अलग बात होती। भारत ने यूएई हो, अच्छा इधर पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, हमेशा जो है पहले गल्फ कंट्रीज जो खाड़ी के देश हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती करता था और भारत के खिलाफ काम करता था। भारत ने वो पत्ता भी साफ कर दिया। आज हमारे भारत के सऊदी अरब के साथ अच्छे रिलेशन है, यूएई के साथ अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है। पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया भारत ने, ठीक है, एक डिप्लोमेटिक तरीके से। तो हमने सबको भरोसे में लेके काम किया और भारत ने बताया कि देखो भाई, हमारी लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ। अगर हम पे कोई हमला करता है हम उसको जो है सबक सिखाएंगे, वो कहीं भी हो। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन तो है ही है और भारत ने सबको भरोसे में लेके काम किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब सवाल यहां पे ये है कि ये जो 7 तारीख को हो गया, क्या अभी आगे भी होगा? तो इसका हिंट मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि हमारे जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं नरवणे साहब, उन्होंने कहा पिक्चर अभी बाकी है। मतलब आप समझ लो इसका मतलब क्या है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान क्या हमारे ऊपर क्या कोई हमला कर सकता है, क्या करेगा, ये तो पाकिस्तान के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होगी। लेकिन हाँ, आज भारत इतना सक्षम है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारत की सेनाएं तैयार है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हालात ही इतने बुरे हैं, वो 10 बार सोचेगा ये सब करने से पहले। लेकिन अभी हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये होनी चाहिए इस समस्या के लिए कि पाकिस्तान को आइसोलेट तो करना ही करना है, साथ ही साथ भारत को अपना इंटेलिजेंस इतना स्ट्रेंथन करना है कि भविष्य में ये सारी घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, क्योंकि इससे देश के नागरिकों का भरोसा जाता है और हमारी जो चीजें चल रही होती है उसमें डाइवर्जन आ जाता है। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, सरकार उसको ध्यान दे। हम डायरेक्टली युद्ध से बचें, युद्ध हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन, जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किए, बहुत ही काबिले तारीफ है, ऐसा ही होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी कुछ लेने चाहिए। लॉन्ग टर्म डिसीजंस ये लेने चाहिए। आज भारत के पड़ोस में आज हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं है, आज हमारे रिलेशन चीन के साथ अच्छे नहीं है, आज हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। तो ऐसे में हमें ध्यान ये देना चाहिए कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान के साथ कैसे, क्योंकि टॉपिक आज का वही है, तो हम थोड़ा पाकिस्तान को फोकस करते हैं। बीच में बांग्लादेश ने भी बीच में इंटरेस्ट ले लिया, बांग्लादेश से भी स्टेटमेंट आने लगे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको डिवाइड कर दो, उसको काट दो। अरे बांग्लादेश, तुम्हारा जन्म हमने करवाया, सोचो जरा, तुम्हारी हेल्प हमने की। आज तुम उस पाकिस्तान के गले मिलते हो, इस पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, भूल गए वो दिन? आज तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही भारत के कारण है। तो सवाल ये होता है कि कुछ जो बेवकूफ लोग होते हैं, एहसान फरामोश लोग होते हैं, वो पिछली बातों को भूल जाते हैं। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश के भी 2 पार्ट कर देने चाहिए, भारत को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, वो जो ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन करते हैं, वो हमको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। हमें बलूचिस्तान की समस्याओं को उजागर करना चाहिए, बलूचिस्तान को कह सकते हैं कि सेपरेट करवाना चाहिए, भारत को उस पर ध्यान देना चाहिए। जब
मतलब देखो, शत्रु को ऐसे नहीं मारा जाता है, शत्रु को मारने के और भी तरीके हैं। पाकिस्तान को उनकी, अब जैसे पाकिस्तान के प्रति क्या डिसीजन लिया गया, हमने ट्रेड बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो गए, हमने पाकिस्तानियों को बाहर भेज दिया, हमने उनके डिप्लोमेट्स की जो संख्या वो कम कर दी, पाकिस्तान का कोई जहाज यहां नहीं आ सकता है, शिप, हमने सारे बॉर्डर क्लोज कर दिए, पानी रोक दिया हमने, ठीक है। अब पानी रोकने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को जब पानी की जरूरत हो तो पानी ज्यादा छोड़ दो, बाढ़ ला दो वहां, और फिर जब पानी की जरूरत है तब पानी मत दो। इस तरीके से कौन परेशान होगा? पाकिस्तान की जनता परेशान होगी, और जब पाकिस्तान की जनता परेशान होगी तो वो सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ विद्रोह करेगी। जनता जब परेशान हो जाती है तो फिर सोचती नहीं है, तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान सेपरेट करा दो, भारत के संबंध अफगानिस्तान से अच्छे होने चाहिए, तालिबान के साथ अच्छे होने चाहिए, भारत सरकार वो प्रयास कर रही है, तो तालिबान के तरीके से भी हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। ईरान भी एक तरीका है, ईरान की मदद से भी हम पाकिस्तान को कुछ तरीके से टैकल कर सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, उसके डिविजन्स कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो चूंकि जब तक किसी भी, देखो इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत जरूरी होती है। आप देखेंगे भारत के पड़ोस में म्यांमार है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, बांग्लादेश में नाम की डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी होता है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब होती है तो चीजों को सुलझाने का जो उसका तरीका है, चीज समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे बात किया जाए, किससे बात की जाए, तो पाकिस्तान में बात ही किससे कर दी, सब तो सिर्फ ही लोग हैं वहां, उनका बस एक ही एजेंडा रहता है, भारत विरोध, उसी में जनता को खुश करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा ये जो इस 9 जो टेरर फैसिलिटीज जो लोकेशन थी उन पर भारत के द्वारा अटैक किया गया, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आज हम अपने इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि भारत ने इस चीज को टैकल किया, और आज हमने अपना बदला पूरा किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, आपके साथ डिस्कस किया जाए जो जो भी चीज़ें हुई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है, क्योंकि आज